हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? लगता है मज़े में होंगे। तो आने वाले 5 जून एनवायरनमेंट डे के अवसर पर एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं। उसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, ये हम सारे डिटेल में जानकारी लेंगे। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। Global warming and climate change. What is global warming? What is climate change? Global warming refers to the rise in global temperature due to mainly to increasing concentration of greenhouse gases in the atmosphere. Now, climate change. Climate change refers to the increasing changes in the measures of climate over a long period of time, including precipitation, temperature and wind patterns. So, दोस्तों ये ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ वेरी बिग टर्म्स एंड वेरी वास्ट सब्जेक्ट है एंड हम वन बाय वन देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स अपना जो अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज़ हो रहा है, बढ़ रहा है एंड उसके वजह से कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस जैसे ड्राफ्ट है या ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग इफ़ेक्ट्स अपने अर्थ के सरफेस पर दिख रहा है। सो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने के कारण अपना क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर द इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स। सो इसको ग्लोबल वार्मिंग जानने के लिए आपको कुछ चीज़ें और भी जानना पड़ेगा, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस या ग्रीन हाउस इफेक्ट या ओजोन लेयर डिप्लेशंस और अपने क्या क्या ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होता है और उसके लिए क्या क्या आप रेमेडियल मेजर्स ले सकते हो। तो इसके हम डिटेल जानकारी ले लेंगे। पहले देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेस क्या है। ग्रीन हाउस गैसेस क्यों बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस आर एटमॉस्फेरिक गैसेस दैट ट्रैप हीट फ्रॉम सन, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम escaping back into the space and thereby warming the earth's surface. The primary greenhouse gases includes carbon dioxide CO2, methane CH4, nitrous oxide N2O and fluorinated gases. तो इस गैसेस की जानकारी जानने के पहले हम एक आसान तरीके से हम समझाएंगे। पहले तो देखेंगे व्हाट इज़ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस यानी कि हरा घर। ये पिक्चर दिखाया है यहाँ। हरा घर यानी कि क्या होता है, इसमें देखिए ये सन का जो रेज़ है वो अपना इसमें हाउस या ग्रीन हाउस पर गिर जाता है और ये अंदर अपना सरफेस पे आता है या जहाँ हरियाली लगा है या पेड़ पौधे लगा है यहाँ तक जाता है और यहाँ से जाने के बाद ये टोटल हाउस वार्म होता है, लेकिन इसको जो टेम्परेचर बढ़ने के बाद वो बाहर जाने नहीं देता है, इसको अंदर के अंदर वो ट्रैप करता है और इसके लिए ये जो घर है या ग्रीन हाउस है वो वार्म कंडीशन में रहता है। वार्म कंडीशन में रहने के कारण ये जो पेड़ पौधे हैं या जो उसको लगने वाले तापमान है वो मेंटेन रखने के कारण वो अच्छे तरह से ग्रो होता है। दिस इज़ मोर एंड लेस अबाउट द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो हम लोग अभी वन बाय वन गैस के बारे में जानते हैं और एक पिक्चर है ताकि हम आसान तरीके से आपको समझा सकते हैं। ठीक है। पहले गैस के बारे में देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ मेन इश्यूज़ या मेन प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ दी फॉर द क्लाइमेट चेंजेस और ग्लोबल वार्मिंग के कारण, बिकॉज इट इमिटेड थ्रू नेचुरल प्रोसेस like the respirations, volcano eruption and through human activities like deforestation,
land use changes and burning fossil fuel. So this is a main reason है हम लोग जो ऑयल है, गैस है, जो पेट्रोल डीजल हम बर्न करते हैं फॉर द व्हीकल्स, और उससे जो CO2 गैस जनरेट होता है और वो एटमॉस्फेयर में जाके उसका जो परसेंटेज है, CO2 का परसेंटेज बढ़ जाता है। और भी कुछ कारण है, जैसे वोल्केनो इरप्शंस रहता है, या आप नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं। हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं मतलब क्या करते हैं, हम CO2 बाहर रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ मीथेन गैस प्रोड्यूस्ड बाय द नेचुरल सोर्सेज सच एज वेटलैंड्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, लैंडफिल्स एंड फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शंस। जब हम फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्ट करते हैं या अपना एग्रीकल्चर हम कंटिन्यू करते हैं या लैंडफिल करते हैं, तो उस टाइम अपना मीथेन गैस जनरेट होके एनवायरनमेंट में आता है। नाउ नाइट्रस ऑक्साइड N2 विच इज़ इमिटेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और एग्रीकल्चर जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उससे नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज़ होता है, और ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ fossil fuels and solid waste. Fluorinated gases, a group of synthetic gases including hydrofluorocarbons HFCs or perfluorocarbons PFCs. These gases are used in various applications but have high global warming potentials. इसका ज़्यादा असर अपना ग्रीन हाउस गैसेस पे या ग्रीन हाउस इफेक्ट पे ये पड़ जाता है या ग्लोबल वार्मिंग पर पड़ जाता है। नाउ द इंक्रीज इन दीज गैसेस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ enhances the natural greenhouse effect leading to global warming and climate change. Reducing greenhouse gas emissions is critical for mitigating the impact of climate change. आपको climate change में सुधार नहीं होना चाहिए, या अपना ग्लोबल वार्मिंग का जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर आपको फोकस करना पड़ेगा। इसमें क्या है ये और भी आसान तरीके से हम समझा देंगे। दीज आर द एक्टिविटीज़ फ्रॉम विच द गैसेस आर जनरेटेड एंड विच इज़ रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। दिस इज़ CFS जैसे हम बोला है, या हेलोन गैस होता है, या नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ये एक्टिविटीज़ अपना व्हीकल्स रहता है या फ्लाइट रहता है उसमें जो रिलीज़ होता है, या मीथेन गैस जैसे एग्रीकल्चर है हमारा या बाकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस, मेरे ख्याल से 1715 से जब हमारे अर्थ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा, तो वहाँ से जो जितने भी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हुए हैं या अभी चालू है, उसमें से जो गैस रिलीज़ होता है तो कहाँ जाता है, इट गोज़ इन एटमॉस्फेयर। और ये जो गैसेस है, ऑल गैसेस बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़, एंड these gases are called as greenhouse gases, and greenhouse gases trap the heat from the sun. यानी कि दिस इज़ अ सन, यहाँ से जो अपने रेज निकल रहे हैं, गैमा इंफ्रारेड है या अल्ट्रावायलेट रेज है, या जो अपने रेज निकलते हैं टोटल, तो कई रेज अपने अर्थ पर आते हैं, कई रेज फिर स्पेस में चले जाते हैं। लेकिन अभी क्या होता है, इसमें जो हमारा ग्रीन हाउस निकल रहा है वो अपना एक लेयर फॉर्म करता है, थिक लेयर फॉर्म करता है। उसके वजह से यहाँ जो अर्थ पर गिरने वाले रेज वो स्पेस में न जाने के कारण उसमें अंदर के अंदर रहते हैं, और ये जो एटमॉस्फेयर है अपना अर्थ एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, सो ये आपको इसकी एग्जांपल से आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है वो समझा दिया है। सो चलो दोस्तों हम आगे चलते हैं। नाउ ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है ये आपको मालूम होना ज़रूरी है।
दिस इज़ आल्सो वन टाइप ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग का एक असर है. नाउ ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर डिप्लीशन is the thinning of ozone layer in the stratosphere, primarily caused by the human-made chemicals like chlorofluorocarbons. This thinning increases harmful ultraviolet radiation reaching the earth, leading to health risks and such as skin cancer, cataracts and damaging ecosystems. तो ये क्या है? ये इमेज से आपको आसान तरीके से समझा देते हैं. दिस इज़ अर्थ एंड इसमें जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे ये अभी बताया, दिस आर द ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस लाइक CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और जैसे कि हेलोन गैस या क्लोरीन गैस, ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, या ब्रोमीन गैस, इसके वजह से क्या हो रहा है, अपना जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर फॉर्म है, तो इसका थिकनेस कम हो रहा है. इसका थिकनेस है वो कम हो रहा है. सो ये थिकनेस कम होने के कारण उसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशंस. तो ये डिप्लीशंस या ओजोन लेयर की लेयर कम होने से क्या होगा? ये कम होने से अपना जो यूवी रेज़ है, जो सन से या सनलाइट से जो अंदर आता है, सम रेज़, उसको UVA या UVB या UVC बोलते हैं हम लोग. तो UVA एंड UVB डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द सन टू अर्थ सरफेस. और ये जो ओजोन लेयर है, इसका मेन फंक्शन रहता है कि अल्ट्रावायलेट रेज़ को या भेज देते हैं. बिकॉज ऑफ ये अपना अर्थ में जो अपना प्राणी मात्रा है उस पर असर ना पड़े. लेकिन अभी क्या होता है, इसका थिकनेस कम होने से ये जो अल्ट्रावायलेट रेज़ अंदर आ रहा है, और उसकी वजह से अपना जैसे सीरियस रिस्क, हेल्थ रिस्क बढ़ रहा है, या कुछ कैंसर जैसे, स्किन कैंसर जैसे डिसीजेस चालू हो गए, या कैटरैक्ट्स या डैमेजिंग इकोसिस्टम्स, ये होने के कारण इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लीशन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. ये अपना स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है, इसमें ओजोन लेयर का थिकनेस कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस या गैसेस लाइक CFCs और हेलोन, क्लोरीन और ब्रोमीन. सो इसकी वजह से अपना अर्थ पर जैसे बड़े बड़े बीमारीज़ हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशंस. और साथ ही साथ इसका अपना अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है उस पर भी असर पड़ रहा है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओजोन लेयर. चलो दोस्तों, हम आगे चलते हैं. नाउ ग्लोबल वार्मिंग इफ़ेक्ट, ये जो अभी वेरियस रीजंस बताया है, तो उसके वजह से अपना अर्थ पर क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, या ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट क्या क्या होता है, वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे. नाउ राइजिंग इन टेम्परेचर और मेल्टिंग आइस एंड राइजिंग सी लेवल्स. राइजिंग इन टेम्परेचर यानी कि average global temperature have increased significantly, leading to hotter summers and milder winters. This trend is expected to continue with more frequent and severe heat waves. Heat waves बढ़ रहे हैं, और आपको सबको पता है टेम्परेचर बढ़ रहा है, and now the temperature rises from 1.1 to 1.3 degree. So this बिकॉज ऑफ दिस राइजिंग इन टेम्परेचर सबको पता है, और उसकी वजह से ये अपना नेचुरल कैलेमिटीज़ बढ़ रहा है. नाउ सेकंड इफेक्ट इज़ मेल्टिंग आइस एंड राइजिंग सी लेवल्स. मेल्टिंग आइस एंड राइजिंग सी लेवल्स, पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग at the accelerated rate, contributing to rising sea levels. This can lead to the flooding
of the coastal areas, displacing communities and causing loss of habitat for wildlife। तो इसके वजह से या राइजिंग सी लेवल के वजह से ये जो अपना कोस्टल एरियाज़ में जो अपना प्राणी मात्रा है उस पर असर हो रहा है। और ये राइजिंग सी लेवल राइज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग आइस। या आपने जैसे हम बोलते हैं ग्लेशियर पिघल रहा है, सो ये ग्लेशियर पिघलने के बाद अपना सी लेवल बढ़ जाता है। जैसे सी लेवल बढ़ेगा तो अपने जो कोस्टल साइड में जो रहने वाले लोग हैं या जो भी प्राणी मात्रा है उस पर अपना असर पड़ रहा है या उसको दूसरी जगह में जाने की नौबत आ रही है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ एक्सट्रीम वेदर। आप देख रहे हो कैसे वेदर्स बढ़ रहा है, उसका कुछ रेगुलरिटी नहीं है। एक्सट्रीम टेम्परेचर बढ़ रहा है या एक्सट्रीम कोल्ड आ रहा है या बीच बीच में फ्लड आ रहा है या स्टॉर्म आ रहा है या बीच में ही रेनफॉल हो रहा है और काफ़ी तेज़ से रेनफॉल होता है। सो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आप देख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज हरिकेन्स, टाइफून्स एंड हेवी रेनफॉल हैव इंक्रीज। रेनफॉल बढ़ रहा है। दीज इवेंट्स कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक्स एंड इकोसिस्टम्स। हमारे इकोसिस्टम्स में एक्सट्रीम वेदर की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ओशन एसिडिफिकेशंस, इंक्रीज CO2 एब्जॉर्प्शन बाय ओशन हार्मिंग मरीन लाइफ्स। ये जो CO2 बढ़ रहा है अपना एनवायरनमेंट में या अर्थ सरफेस पर, वो CO2 क्या हो रहा है, अपना जो ओशन है वो एब्सॉर्ब कर रहा है। और वो एब्सॉर्ब होने के कारण जो अपने मरीन लाइफ है, जो अंदर की पानी में रहने वाले उसको बोलते हैं, तो जलचर प्राणी जो है उसमें ऊपर असर पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द ओशन एसिडिफिकेशंस। इसको एसिडिफिकेशन बोलते हैं। इंक्रीज लेवल ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर आर एब्जॉर्ब बाय द ओशन मेकिंग देम मोर एसिडिक। एसिडिक बनने के कारण अपना प्राणी मात्रा पर असर पड़ रहा है। दिस थ्रेटन्स मरीन लाइफ, particularly organisms with calcium carbonate shells or skeletons such as corals and some shellfish। ऐसे जो प्राणी हैं उस पर असर हो रहा है बिकॉज ऑफ द ओशन एसिडिफिकेशंस। ठीक है, तो चलो हम आगे चलते हैं। इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन। इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन माने शिफ्ट्स इन स्पेसीज डिस्ट्रीब्यूशंस एंड अल्टर्ड बायोलॉजिकल इवेंट्स। इकोसिस्टम जो है हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स कैन डिस्टर्ब इकोसिस्टम्स लीडिंग टू शिफ्ट्स इन स्पेसीज डिस्ट्रीब्यूशंस, अल्टर्ड माइग्रेशंस पैटर्न एंड चेंजेस इन द टाइमिंग ऑफ बायोलॉजिकल इवेंट्स लाइक फ्लोरिंग एंड ब्रीडिंग्स। ये पूरा जो सीज़न है वो चेंज हो रहा है एंड जो स्पेसेस है वो डिस्ट्रीब्यूशंस हो रहा है उसका, एंड बायोलॉजिकल इवेंट्स अल्टर हो रहा है। सो दिस इज़ अबाउट इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शंस। एग्रीकल्चर इम्पैक्ट्स बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। अपना क्रॉप फील्ड्स या फूड सिक्योरिटी, फूड्स में प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग कैन affect the crop yields with some regions experiencing reduced agriculture productivity। अपना जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन घट रहा है बिकॉज ऑफ द ड्यू टू इंक्रीज हीट एंड ड्राफ्ट। कभी कभी उष्णता की वजह से या जो ड्राफ्ट आता है या दुष्काल, मराठी में दुष्काल बोलते हैं हम लोग, तो उसकी वजह से अपना एग्रीकल्चर या क्रॉप का प्रोडक्शंस घट रहा है। Increase heat and drought, while others might benefit from longer growing seasons. This can lead to food security issues। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स ग्लोबल वार्मिंग इफ़ेक्ट्स है। नाउ हेल्थ रिस्क। हेल्थ रिस्क क्या है? हेल्थ हीट रिलेटेड इलनेसेस एंड स्प्रेड ऑफ
वेक्टर बॉर्न डिसीजेस जैसे डेंगू है, मलेरिया है, ऐसे डिसीजेस बढ़ रहे हैं. हीट रिलेटेड इलनेस बिकॉज ऑफ द ग्लोबल टोटल एनवायरनमेंट हॉट होने के कारण हीट रिलेटेड इलनेस भी बढ़ता है. ये इसके बारे में हम लास्ट टाइम में एक वीडियो हीट स्ट्रेस के बारे में वीडियो बनाया है. इसका लिंक हम नीचे दिया है, वो आप रेफ़र कर सकते हो. हेल्थ रिस्क, राइजिंग टेम्परेचर एंड चेंजिंग वेदर पैटर्न कैन एक्सैबरेट health problems including heat related illness, the spread of vector borne disease like malaria and dengue fever, and respiratory issues due to increased air pollutions. एयर पोल्यूशंस जैसे अब कार्बन रिलीज़ हो रहा है या बाकी गैसेस रिलीज़ हो रहा है, तो उसको वजह से एयर पोल्यूशन भी अफेक्ट हो रहा है और उसको वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स चालू हो रहा है या रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो डिसीज़ है वो भी बढ़ रहा है. So this is about health risks. Now economic consequences. The economic impact of global warming can be profound, with damage to the infrastructure, increased cost for cooling, reducing labor productivity, and impacts on the industries like agriculture, fisheries and tourism. ये जो बिज़नेस चल रहे हैं अपना एग्रीकल्चर है, फिशरीज़ है, टूरिज़म है, इसके ऊपर असर पड़ रहा है. उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेजेस हो रहा है और कॉस्ट बढ़ रहा है. तो ये भी एक अपना ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट है. नाउ बायोडाइवर्सिटी लॉस, सो दिस इज़ ऑल्सो वन इफ़ेक्ट. हायर एक्सटिंक्शन रेट्स एंड इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन, हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है या हायर एक्सटिंक्शन है. मैनी स्पीसीज आर अनएबल टू अडॉप्ट क्विकली इनफ to the changing conditions, leading to increased rate of extinction. This loss of biodiversity can have cascading effects on ecosystems and services they provide to humanity. Okay, so this is a biodiversity loss. Now mitigating these effects requires a global efforts to reduce the greenhouse gas emission, transition to renewable energy sources, enhance energy efficiency and adopt sustainability practices in agriculture, industry and everyday life. So ये आपका इफ़ेक्ट अवॉइड करने के लिए आपको ग्रीन हाउस गैस इमिशंस और सस्टेनेबल प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना ज़रूरी है. तो अभी हम देखेंगे कि उसको रेमेडियल मेजर्स क्या है, उस पर हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं ताकि ये हम अपना ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर कंट्रोल में ले सकते हैं. सो टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग सेवरल रेमेडियल मेजर्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड लाइक रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस. सो ऑल अपना वर्ल्ड वाइड्स अपना ग्रीन हाउस या अपना जो ग्रीन हाउस गैसेस है CO2 या मीथेन है, ऐसे गैसेस पर कैसे हम कर सकते हैं या व्हीकल को अलग अलग तरीके से कैसे अपन ये गवर्नमेंट का व्हीकल या फुल व्हीकल कैसे यूज़ कर सकते हैं या जो गैसेस निकल रहे हैं उस पर कैसा कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ अपना रेमेडियल मेजर्स में आता है. ट्रांजिशंस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल एनर्जीज सोर्सेज सच एज विंड, सोलर एंड हाइड्रोलिक पावर. जैसे हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं तो उसके अल्टरनेटिव्स अपना जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ है या हम बना सकते हैं क्या, जैसे विंड मिल है या सोलर है या सोलर एनर्जी है या हाइड्रोलिक पावर है. तो इसको यूज़ करके अपना पावर बना सकते हैं. जैसे हम कोयला जलाते हैं और स्टीम तैयार करते हैं या एनर्जी तैयार करते हैं, तो कोयला जलाएंगे तो क्या होगा, उसमें से कार्बन निकल जाएगा. या आप डीजल यूज़ करते हैं तो उसमें भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा. तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स को अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जीज यूज़ करेंगे तो अपना गैस इमिशन कम होगा. Enhance energy efficiency. Adopt energy saving technologies and practices in homes, business
एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशंस। अपना एनर्जी कंजम्पशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जैसे अपना इलेक्ट्रिसिटी का गवर्नमेंट है काफ़ी हर स्तर पर अपना एजुकेट कर रहा है पब्लिक को कि कम से कम कैसे हम कर सकते हैं, या घर में बिजली कम कैसे कर सकते हैं, या अपना लो वोल्टेज वाले जो अभी लैम्प निकले हैं तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ अपना एनर्जी प्रॉपरली यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं। सो इन शॉर्ट, एनर्जी शैल नॉट बी वेस्ट। रिफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशंस, जहाँ जहाँ अपना ड्राई एरियाज़ है या आपका फॉरेस्ट कटिंग हुआ है पहले, तो ये हम रिस्टोर फॉरेस्ट क्यों करना है। सो फॉरेस्ट मतलब जो प्लांट है या ट्रीज़ है, ट्रीज़ का गुणधर्म क्या होता है, ट्रीज़ अपना CO2 एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो इसके लिए रिफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशंस होना ज़रूरी है। जितने आप प्लांट लगाएंगे, जितने प्लांटेशन करेंगे, उतना अपना जो एनवायरनमेंट है वो क्लियर रहेगा और CO2 का जो मात्रा है वो कम रहेगी। प्रोटेक्टिंग एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट टू प्रिजर्व देयर कार्बन sequestrations capabilities, promote sustainable agricultures, implement practices that reduce emissions such as no-till farming, crop rotations and organic farming। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, या नो टिल फार्मिंग कर सकते हैं क्या, या क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, कोई पेस्टिसाइड्स या ऐसा यूज़ नहीं करना चाहिए ताकि अपना लैंड ख़राब ना हो जाए और उसमें से कुछ गैसेस रिलीज ना हो जाए। रिड्यूस मीथेन इमिशंस फ्रॉम लाइवस्टॉक थ्रू बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अपना मीथेन गैस का इमिशन भी नहीं होना चाहिए, ऐसे एक्टिविटीज़ अपना इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। इम्प्रूव वेस्ट मैनेजमेंट, रिड्यूस रीयूज़ एंड रिसाइकल। अपना जो ये सबको पता है, हम बहुत बार पढ़ा भी है या देखा है, ये रीयूज़ उसको बोलते हैं 3R, रिड्यूस रीयूज़ एंड रिसाइकल। कोई भी अपना जो मटेरियल है या अपना यूज़ एनर्जी है तो उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कैसा रीयूज़ मटेरियल है तो कैसा उसका रीयूज़ कर सकते हैं, और उसको रिसाइकल कैसे कर सकते हैं। सो जितना भी वेस्ट निकलेगा तो उसको हम उसको रीयूज़ कैसा करेंगे। जैसे अपना जो केमिकल प्लांट रहता है, एक केमिकल प्लांट से जो वेस्ट निकलेगा, दैट वेस्ट विल बी द रॉ मटेरियल फॉर अनदर कंपनी, और वो कंपनी का जो वेस्ट निकलेगा, दैट वेस्ट विल बी द रॉ मटेरियल फॉर थर्ड वन कंपनी। सो दिस इज़ कॉल्ड रीयूज़। हम बार बार जो वेस्ट निकलता है उसको हम यूज़ करते हैं, या उसको कोई इस कंपनी ऐसे है कि जो वेस्ट निकलता है उसमें कंपोस्ट बनाते हैं। सो ऐसे तरीके से आप आपका एनवायरनमेंट मेंटेन कर सकते हो। सो रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल वेस्ट टू मिनिमाइज मीथेन emissions from landfills, encourage compositing and other sustainable waste practices. So this is about waste management. Now carbon capture and storage. Develop and deploy technologies that capture CO2 emissions from industrial sources and store them underground to utilize them in other process. कभी कभी क्या होता है, कार्बन जब कोई कंपनी या प्रोसेस से जब कार्बन निकलता है तो कार्बन को आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसको जो गैसेस फॉर्म में जो रहता है CO2, उसको आप प्रोसेस करके उसको लिक्विड CO2 बना सकते हैं, एंड दैट लिक्विड CO2 कैन बी यूज फॉर अनदर प्रोसेसेस ऑफ द कंपनी। आपको पता है CO2 जब लिक्विड में फॉर्म करेंगे तो इट इज़ इन आइस फॉर्म, या उसको कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं हम लोग, या CO2 स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज के लिए या कोल्ड प्रोसेस के लिए
अपना लिक्विड CO2 यूज़ कर सकते हो। सो ऐसे तरीके से आप कार्बन कैप्चर करके या उसको यूज़ कर सकते हैं या स्टोरेज कर सकते हैं। सपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस, अभी बात किया था हमने कि इन्वेस्ट इन पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम्स, अपना पब्लिक या पुल व्हीकल्स में ज़्यादातर या गवर्नमेंट के जो पब्लिक सिस्टम रहता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, उसका यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। या रिड्यूस द नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ऑन द रोड, यानी कि जितने आप अपने व्हीकल्स रोड में कम करेंगे उतना गैस इमिशंस कम रहेगा। ठीक है। लोअर ट्रांसपोर्टेशंस रिलेटेड इमिशंस, इनकरेज साइकिलिंग्स। अभी जो यूरोप है या US ऐसे जो एडवांस कंट्रीज़ है, इसमें ज़्यादातर अभी फोर्स दिया है कि ज़्यादातर साइकिलिंग यूज़ करो, या आप बाय वॉकिंग अपना जो भी है काम कर सकते हुए, या पुल व्हीकल्स या कार पुलिंग करो। जैसे एक आदमी यूज़ कर रहा है तो ग्रुप से उसको कार का इस्तेमाल करो। तो ये जो अलग अलग सिस्टम्स है उससे अपना इन शॉर्ट इसका मकसद है कि कम से कम CO2 का इमिशन रिलीज़ करेंगे। नाउ क्लाइमेट फ्रेंडली पॉलिसी, implement policies and regulations that promote clean energy efficiency and emission reductions, provide incentives for business and individuals to adopt the sustainable practices। अपना एक तो जो भी क्लाइमेट है उसको अडेप्ट करना है, और क्लीन एनर्जी के बारे में थोड़ा सा गवर्नमेंट या अपना बाकी कंपनी की तरफ से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लीन एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, एंड उसका जो इमिशन है, बाकी वाला जो CO2 इमिशंस कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में बताया है। एंड कोई उसको फाइनेंशियल भी कुछ मोटिवेशन के टाइप पर कुछ कर सकते हैं का, तो उसके लिए भी बताया है। नाउ प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशंस, इसमें जो अपना R&D बोलते हैं हम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या उसको न्यू टेक्नोलॉजीज़ उसमें कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको डेवलप कर सकते हैं ताकि अपना क्लाइमेट चेंज पर हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है। नाउ रेज द पब्लिक अवेयरनेस, एजुकेट द पब्लिक अबाउट द कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। हर एक पब्लिक जो भी है वर्ल्ड वाइड, ये सबको पता होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अपना उसका इफ़ेक्ट क्या क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज हुआ है मतलब क्या क्या हो रहा है, ये अपना फ्लड क्यों आ रहा है, या ग्लेशियर क्यों पिघल रहा है, सी लेवल क्यों बढ़ रहे हैं, या ड्राफ्ट क्यों बढ़ रहे हैं, या अनसर्टन रेनफॉल हो रहा है, इतना तेज़ी से रेन हो रहा है, जैसा साइक्लोन आ रहा है। जैसे अभी लेटेस्ट अपना जो बंगाल की तरफ जो एक ये आया था, साइक्लोन आया था, तो उससे क्या क्या असर होता है, ये सारी चीज़ सबको जानकारी होना चाहिए। और हर एक स्तर पर अपने जो पब्लिक है कि सबका जिम्मेदारी बनता है कि हम ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट टालने के लिए हम रेमेडियल मेजर्स में क्या क्या योगदान दे सकते हैं। तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ all publics, government and private concern. So these measures collectively can help slow the progression of global warming and mitigate its impact. So ये सारे जो सजेस्ट किया है अपना रेमेडियल मेजर्स, तो इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो अपना ग्लोबल वार्मिंग का प्रोग्रेशन स्लो करेंगे, और उसका जो इफ़ेक्ट है ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट वो कम करेंगे। So friends, this is all about global warming and climate change. Hope this video आपको अच्छा लगा होगा। आप अच्छा लगा तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम नए नए वीडियो आपके लिए लेके आ सकते हैं। सो इसी के साथ ये वीडियो इधर क्लोज़ करते हैं। जय हिंद, जय सुरक्षा।